अलबत्ता किसी के हाथ में बैग वगैरह की मौजूदगी में भी मुहाफ़िज़ सरसरी से अंदाज में चेक कर लेते थे। मैंने रेंज फाइंडर को अपने कोट के अंदर से बगल में दाब लिया और जेबों में हाथ डालकर बेधड़क वॉक थ्रू से गुजर गया। मोटे कोट के अंदर किसी को ये अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि मैंने अपनी बगल में क्या कोई चीज़ पकड़ी हुई है या मैंने कोई चीज़ छुपा रखी है। ऊपर जाने की चौड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई थी जिस पर लोगों की आमदोरफ्त अच्छी खासी थी। आखिरी मंजिल पर पहुंचकर मैं छत पर जाने वाली सीढ़ियों की तलाश में नज़रें घुमाने लगा और वो कोई ऐसी छुपी हुई नहीं थी कि मैं तलाश ना कर सकता। छत की सीढ़ियाँ एक कोने में बनी हुई थी। इनकी बाएं जानिब लकड़ी के बड़े बड़े रैक रखे हुए थे जो मुख्तलिफ़ किस्म के सामान से भरे हुए थे, जबकि दाएं जानिब दीवार थी। सीढ़ियों पर कदम रखते ही बंदा दूसरे लोगों की निगाह से ओझल हो जाता था। सेल्समैन को निगाह में रखकर मैं सीढ़ियों की जानिब गैर महसूस अंदाज में खिसका और जो ही वो एक गाहक की फरमाइश पूरी करने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा, मैंने झपाक से सीढ़ियों पर कदम रख लिए। सीढ़ियों के अख्ताम पर लोहे का एक दरवाज़ा था जिसकी कुंडी के साथ हस्बे तवक्को एक ताला झूल रहा था, लेकिन इसका अंदाज़ा मुझे पहले से था और इसका बंदोबस्त भी मैंने कर लिया था। जेब से 2 मुड़ी हुई तारें निकालकर मैं ताला खोलने लगा। यूं भी इन्होंने एक वाजबी सा ताला लटका रखा था। ताला खोलकर मैंने आहिस्ता से कुंडी खोली और झपट कर निकल आया। छत के दाएं कोने पर पानी की एक बड़ी टैंकी बनी हुई थी। इसके साथ ही थोड़ा बहुत काट कबाड़ भी बिखरा हुआ था। वहाँ से करीबन सारा पार्क नज़र आ रहा था, खुसूसन वो जगह जहाँ स्टेज बनना था। लेकिन मुसीबत ये थी कि कल यहाँ पर 2-3 बंदों की मौजूदगी भी लाजमन थी। यूँ भी ऐसी जगह को कोई अहमक ही नज़रअंदाज कर सकता था। एक ख्याल ये भी मेरे जहन में आया कि शायद कल सिक्योरिटी के पेश नज़र ये शॉपिंग प्लाजा ही बंद कर दिया जाए। मैं छत के किनारे से स्टेज के अकब में मौजूद दीवार का फासला नापने लगा। वहाँ तक 915 मीटर फासला बन रहा था। गोया इस लिहाज से भी वो एक मुनासिब जगह थी। थोड़ी देर सोचने के बाद एक काबिल अमल मंसूबा मेरे जहन में आया। गो खतरा तो इसमें भी मौजूद था। एक स्नाइपर की ज़िंदगी यूँ भी हर दम खतरात में घिरी होती है, इसलिए किसी भी खतरे का सामना करना स्नाइपर के मिशन का लाजमन हिस्सा होता है। वापसी प्लाजे में जाकर मैंने प्लास्टिक की 50 फुट लंबी पतली लेकिन मजबूत रस्सी खरीदी और साथ एक मजबूत धागे का गोला भी खरीद लिया। दोनों चीज़ें शॉपिंग बैग में डालकर मैंने हाथ में लटका ली और सेल्समैन की नज़रों से बचकर दोबारा छत पर पहुंच गया। रस्सी का एक दूसरा सिरा पानी के टैंक के साथ लगी लोहे की सीढ़ी से बांधकर मैंने दूसरा सिरा धागे से बांधा और धागे के साथ एक छोटा सा पत्थर बांधकर मैंने नीचे कचरादान में फेंक दिया। रस्सी मैंने इसलिए नहीं लटकाई थी कि वो किसी को भी अपनी जानिब मुतवज्जा कर सकती थी, जबकि इतने बारीक धागे का किसी को नज़र आना आसान नहीं था। यह काम करके मैं छत से नीचे उतर आया। दूसरी मंजिल पर मुझे औरतों की खूबसूरत सिले सिलाए सूट नज़र आए। इस वक्त जाने क्यों मेरी नज़रों में रोमाना का खूबसूरत सरापा लहरा गया। बेख्तियार मैंने अपनी पसंद के 2 सूट, एक गर्म और एक कीमती जनाना स्वेटर और सुर्ख और सब्ज़ रंग की कांच की चूड़ियाँ भी ख़रीद ली। गहरे सुर्ख रंग के स्वेटर जिस पर सब्ज़ रंग के फूल बने हुए थे। रोमाना ने भी अपने लिबास में इसी रंग का नक्श बूटे शामिल किए हुए थे। यकीनन ये दोनों रंग इसकी सज धज में 4 चांद लगा देते थे। सर झटक कर मैंने इन फजूल ख्यालात से दामन छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन यह भी एक भोंडी कोशिश ही साबित हुई। किसी के नाम पर ख़रीदारी करना और इसे अपनी सोचों से दूर भी झटकना एक निराला काम ही तो था। प्लाजे का दाखिली और खारजी दरवाज़ा साथ साथ ही थे। खारजी दरवाजे पर ख़रीदारी की रसीद दिखाकर मैं बाहर आ गया। पार्किंग में जाकर मैंने अपनी बाइक निकाली। मेरा रुख हनुमान जी होटल की तरफ था। आधे घंटे बाद मैं वहां पहुंच गया था। धीराज मुझे अपने कमरे ही में मिला था। जी जनाब, मेरी दस्तक के जवाब में दरवाज़ा खोलकर इसने अंदर आने का रास्ता देते हुए आम से लहजे में पूछा। मुझे अपनी तस्वीर वाला पुलिस की स्पेशल ब्रांच की इंस्पेक्टर का कार्ड शाम तक चाहिए। ज़रूरी नहीं कि असल ही हो, बनावटी भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं। आप ज़रा अपने बालों पर हाथ फेर लें। धीराज ने जेब से अपना मोबाइल निकालकर हाथ में पकड़ लिया। मैं बालों को हाथ से कंघी करके इसकी तरफ मुतवज्जह हो गया। तस्वीर निकालकर इसने पूछा, कुछ और? 2 अदद वॉकी टॉकी सेट भी चाहिए। ठीक है, मज़ीद कुछ? नहीं, ये चीज़ें लेने के लिए मैं कितने बजे आ सकता हूँ? 2 घंटे बाद आ जाना। शुक्रिया, कहकर मैं वहाँ से निकल आया। अपने क्वार्टर पर जाकर मैंने कपड़ों के सूट और स्वेटर को अलमारी में रखा और अपने मंसूबे पर असरे नो गौर करने लगा। इस मंसूबे को सोचते सोचते न जाने फिर कैसे रोमाना मेरे ख्यालों में आदम की और मैं इस सादा और भोली भाली कश्मीरन के ख्यालों में खो गया। माहिन की बेवफाई के बाद मुझे किसी ऐसे ही सहारे की ज़रूरत थी।
सुबह ही से स्टेज बनना शुरू हो गया था। इसके साथ पार्क के दाखिली दरवाजे पर भी पुलिस के 2 सिपाही तैनात कर दिए गए थे। वो सिपाही आने जाने वालों से ख़ास तारुज़ नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद मैंने पार्क में घुसने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। दोपहर का खाना शॉपिंग प्लाजा के हुक्मी सिमत में मौजूद होटल में खाकर मैंने इसी होटल की पार्किंग में मौजूद अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके 3 बजे के करीब शॉपिंग प्लाजा में घुस गया। एक सेल्समैन से चमड़े के मजबूत दस्ताने खरीदते हुए मैंने सरसरी अंदाज में प्लाजे के बंद होने के बारे पूछ लिया था। नहीं सर, हमें तो ऐसे कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए, इसने नफ़ी में सर हिला दिया। 3:30 बजे मुझे पुलिस के 2 सिपाही सीढ़ियों से छत पर चढ़ते हुए दिखाई दिए। गोया मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। 4 बजे के करीब लाउड स्पीकर की आवाज़ वहाँ से आने लगी थी, लेकिन वो रंजीत चोपड़ा नहीं था, कोई दूसरा आदमी इसकी तारीफ में रतबुल लिसान था। 4:15 बजे वो खुद स्टेज पर पहुंचा। इसकी आवाज़ मैंने इससे पहले नहीं सुनी थी, लेकिन इसकी बातों से अंदाज़ा हो गया था कि ये वही कमीना है। बहुत अच्छा साउंड सिस्टम लगाया गया था कि इसकी आवाज़ शॉपिंग प्लाजा के अंदर भी नहायत वाज़िया सुनाई दे रही थी। इसकी तकरीर शुरू होते ही मैंने छत का रुख किया। इस मरतबा ऊपर जाते हुए मैंने सेल्समैन की निगाहों से बचने की कोशिश नहीं की थी। जी सर, मुझे सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते देखकर सेल्समैन ने शाइस्ता लहजे में पूछा, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह राठौर। मैंने जेब से सर्विस कार्ड निकालकर इसकी आंखों के सामने लहरा दिया और इसका जवाब सुने बगैर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। पुलिस के दोनों सिपाही इकट्ठे खड़े जोरों शोर से किसी दुशीज़ा के लिबास पर तबसरा कर रहे थे। मेरे कदमों की चाप पर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। यहाँ पर तुम 2 आदमी हो बस? इनके सवाल करने से पहले ही मैंने सवाल जड़ दिया। जी हाँ, लेकिन आप कौन? इनमें से एक ने मोहतात अंदाज में मेरा तारुफ मांगा। इसके सवाल को दरखुर एतना ना जानते हुए मैंने वॉकी टॉकी निकाल कर पुकारने लगा, इंस्पेक्टर अर्जुन फॉर SP सुरेश ओवर। सुरेश फॉर इंस्पेक्टर अर्जुन, सेंड योर मैसेज ओवर। मुझे धीराज की वाज़िया आवाज़ सुनाई दी। ये 2 छोटे छोटे फिक्रे ही इन दोनों को चुकाना करने के लिए काफ़ी थे। सर, स्पेशल ब्रांच के आदमी अब तक नहीं पहुँचे और मैं यहाँ अकेला हूँ, ओवर। सॉरी सर अर्जुन, मैंने 3 आदमी भिजवा दिए हैं, 15-20 मिनट तक वो तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे, ओवर। ठीक है सर, लेकिन आप प्लाजे के दाखिल दरवाजे पर किसको खड़ा करूं, और ओवर। मैंने परेशानी भरे अंदाज में जवाब दिया। क्या वहां पुलिस का कोई सिपाही मौजूद नहीं है, ओवर। देहराज मेरे बताए हुए अल्फाज बहुत खूबसूरती से बोल रहा था। यहाँ छत पर 2 सिपाही ड्यूटी पर मौजूद हैं और नीचे पार्क के गेट पर भी 3 के करीब सिपाही मौजूद हैं। बाकियों ने स्टेज को घेरा हुआ है, ओवर। ऐसा करो, 10-15 मिनटों के लिए इन छत वाले सिपाहियों को गेट पर खड़ा कर दो। इन्हें समझा दो कि किसी को भी प्लाजे के अंदर दाखिल ना होने दे। इस दौरान तुम खुद छत पर ही मौजूद रहना, ओवर। ठीक है सर, ओवर एंड ऑल। धीराज से बात खत्म करके मैं इन 2 सिपाहियों की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो दोनों ने हमारी बातचीत सुन ली थी। इसके बावजूद मैंने दोनों से अपना तारुफ कराना ज़रूरी समझा। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह राठौर फ्रॉम स्पेशल ब्रांच। मैंने इन मुसाफे के लिए इन दोनों की तरफ हाथ बढ़ा दिया। सर, सिपाही सुनील दास मेरा नाम पूछने वाले ने जल्दी से मेरे साथ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ थाम लिया। और मैं आयुष गुप्ता सर। दूसरे ने भी मुअद्दब अंदाज में मेरे साथ अपना हाथ मिला दिया। अच्छा, आप लोगों के ज़रा से तावन की ज़रूरत थी। गो आप लोगों की ड्यूटी नहीं बनती, लेकिन सरकार का मुलाजिम होने के नाते हमारा काम तो एक ही है ना सर। ठीक है सर, हमने आपकी तमाम बातें सुन ली हैं, आप हुक्म करना क्या है। आयुष गुप्ता ने जल्दी से सर हिला दिया। नीचे दाखिली दरवाजे पर इतनी देर रुकना है कि जब तक स्पेशल ब्रांच के बंदे आपके पास नहीं पहुंच जाते। वो हेडक्वार्टर से निकल चुके हैं, बस 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। आपका काम बस इतना है कि किसी भी आदमी को प्लाजे के अंदर दाखिल नहीं होने देना। अलबत्ता बाहर निकलने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ठीक है सर। दोनों ने इस बात में सर हिलाते हुए मुझे सल्यूट किया। वैसे आप अपने किसी सीनियर से इजाज़त लेना चाहते हैं, बेशक पूछ लें। मैं इन्हें किसी भी किस्म के शक का मौका नहीं देना चाहता था। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। अगर किसी सीनियर ने बातचीत कर भी ली तो आप यहाँ मौजूद हैं ना सर। गुड। और याद रखना, किसी को भी अंदर ना आने देना। अब बेफिक्र रहें सर। वो दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। इनके रुखसत होते ही मैंने किसी भी मुदाखलत से बचने के लिए फिलफोर छत के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाई और अपने बैग की तरफ बढ़ गया। सबसे पहले मैंने बैग से नायलॉन की मजबूत रस्सी निकाली और पानी की टैंक की तरफ गड़ी। सीढ़ी से इसका एक सिरा बांधकर दूसरा सिरा प्लाजे की अकबी जानिब लटका दिया। अकबी जानिब दुकानों की छत प्लाजे की दीवार से मुत्तसिल थी। रस्सी छत से 7-8 फुट ऊपर ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी था।
अपने फ़रार का रास्ता मुंतखब करते ही मैंने जल्दी से गुलील राइफ़ल के पुर्जे जोड़े, इसकी मसिल पर साइलेंसर चढ़ाया और एक मुनासिब जगह पर राइफ़ल की दो पाइप मुंडेर पर लगा दी। छत की मंडेर पर 3-4 फुट उठी हुई थी, इसलिए मैं लेटकर फायर नहीं कर सकता था। स्टेज का फासला नापकर मैंने एलिवेशन ड्रम को मतलूबा रेंज के मुताबिक घुमाया और टेलीस्कोप साइड से रंजीत चोपड़ा के सर का निशाना लेने लगा। हवा की रफ्तार ना होने के बराबर थी और सूरज मेरी पुश्त पर था। ये मेरे लिए एक बेहतरीन सूरत हाल थी। मैं भारत माता का अदना सा सेवक हूँ, सारी जनता का सेवक हूँ। इसकी बकवास जारी थी और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इसे मज़ीद बकवास करने की मोहलत देता। सांस रोकर मैंने ट्रिगर दबा दिया। एक हल्की सी ठक हुई और वो पीछे को गिर गया। एक लम्हा के लिए तो किसी को समझ भी नहीं आया था कि हुआ क्या है। इसके बाद कोहराम मच गया था। एकदम शोर की आवाज़ उठी। मेरे पास वो तमाशा देखने का वक्त नहीं था। मैंने फ़ौरन नीचे बैठकर राइफ़ल को खोलना शुरू कर दिया। इस काम में मुझे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा था। राइफ़ल को बैग में रख कर मैं भागता हुआ पानी की टंकी के पास पहुंचा और वो बैग नीचे कचरादान में फेंक दिया। कचरादान के साथ खड़ी छोटी सी वैन में धीराज मौजूद था। मैं खुद जल्दी से प्लाजा की अकबी जानिब बढ़ गया। चमड़े के दस्ताने मैंने दौड़ते हुए हाथ में डाल लिए थे। रस्सी को पकड़कर मैंने हाथ हल्के से ढीले रखे और 3-4 सेकंड में मैं प्लाजा की अकबी जानिब मौजूद दुकान की छत पर था। 2-3 छतों से गुजरकर मैं एक गली में उतरा और तेज़ कदमों से होटल की जानिब चल पड़ा। गली में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। मुझे छत से उतरते देखकर 2-3 आदमियों ने मुझे हैरानी भरी नज़रों से घूरा, लेकिन मैं इनकी नज़रों की परवाह किए बगैर चलता रहा। होटल की पार्किंग में दाखिल होते वक्त मुझे पुलिस के 2-3 जीपें होटल के सामने से गुजरकर पार्क की तरफ जाती हुई दिखाई दी। इसी वक्त एक एम्बुलेंस भी सायरन बजाती हुई वहां से गुजरी। मैंने मोटरसाइकिल का हैंडल लॉक खोलकर हेलमेट सर पर रखा और इत्मीनान भरे अंदाज में मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से बाहर निकल आया। क्वार्टर पर पहुंचते ही मैंने टीवी ऑन कर लिया था। रंजीत चोपड़ा की हलाकत की ब्रेकिंग न्यूज़ बड़े ज़ोर शोर से चल रही थी। गोली से माथे पर लगी थी। यूं भी इस वक्त कई कैमरे इसके चेहरे पर को फोकस कर रहे थे। गोली लगकर पीछे गिरने का मंजर नहायत सफाई से फिल्म बंद हुआ था। नीचे गिरते ही इसका हाथ पांव झटकते हुए तड़पना मुझे काफ़ी सुकून दे रहा था। इस कमीने की वजह से जाने कितने मजलूम और बेकसूर यूं ही तड़पे थे। ये मंजर मुख्तलिफ चैनल्स पर बार बार दिखाया जा रहा था। अलबत्ता इसकी लाश की फ़ोटो नहीं दिखाई जा रही थी। एक एंकर बड़े सख्त अल्फाज में इस कार्रवाई को किसी पाकिस्तानी दहशतगर्द से मंसूब कर रहा था और ये कोई ऐसा गलत भी नहीं था। इसकी बात का लुबेलबाब यही था कि पाकिस्तानी हुकूमत ने रंजीत चोपड़ा पर खामखा बम धमाके में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया और अब इस खुद साका इल्ज़ाम को सच साबित करने के लिए दहशतगर्दी की ये कार्रवाई अमल में लाई गई। रात 8 बजे की खबरों में पुलिस की बेमिसाल कारकर्दगी पर रोशनी डाली गई। इन्हें वो रस्सी वगैरह मिल गई थी। गुलील का फायर शुदा केस भी इन्हें मिल गया था। यकीनन वहाँ ड्यूटी पर मौजूद दोनों सिपाही ज़ेरे आताब आ गए होंगे। अगले दिन की खबरों में दोनों सिपाहियों की कहानी तक भी किसी तेज़ तरार रिपोर्टर ने रसाई कर ली थी। स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह राठौर की तलाश बड़ी तंदही से जारी थी। मेरा हुलिया भी तफसील से बताया जा रहा था। छोटी छोटी दाढ़ी, दरमियाना का काले घने बाल, उम्र 22 से 25 साल के दरमियान, सडूल जिस्म, गंदबी रंगत, उठी हुई सतमा नाक, बारीक मूछें, चौड़ी पेशानी वगैरह वगैरह। मेरे पहने हुए लिबास को भी इन्होंने तफसील से बयान कर दिया था। अपने हुलिया का सुनकर मुझे काफ़ी दिलचस्प लगा था। शाम तक हाथ से बनी हुई मेरी एक तस्वीर भी जारी कर दी गई थी और वो तस्वीर तकरीबन 90% मुझसे मुमासलत रखती थी। मैंने देर किए बगैर सबसे पहले अपनी दाढ़ी मूछ साफ़ करवाई, अपना लिबास उतार कर एक शॉपर में डाला और शाम को खाने के लिए जाते वक्त इस कपड़ों पर पेट्रोल छिड़क कर वो साथ ले गया। इस रास्ते में एक कचरादान मौजूद था। गली के खाली होने का यकीन करके मैंने शॉपर को कूड़ादान में फेंक कर तीली लगा दी थी। पेट्रोल ने आग पकड़ने में देर नहीं लगाई थी। मैं तेज़ी से होटल की जानिब बढ़ गया। वापसी पर क्वार्टर का दरवाज़ा खोलते ही मुझे एक सफ़ेद लिफाफे में एक खत ज़मीन पर पड़ा दिखाई दिया। दरवाज़ा कुंडी करके मैंने इसे उठा लिया। शाबाश, आप तो बहुत अच्छे कलमकार हैं। इतनी महारत से कम लिखारी ही कलम चलाते होंगे। बहरहाल फ़िलहाल आराम करें। अफसाने की इशाअत के बारे आपको जल्द ही मुतला कर दिया जाएगा। इस खत के बाद 10 दिन तक मुझे वहीं आराम करना पड़ा। रंजीत चोपड़ा की हलाकत चंद दिन से ज़्यादा खबरों में नहीं टिक पाई थी। आज की आवाम हर आन नई खबरों की मतलाशी रहती है। जल्द ही कई किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ ने इस खबर को नीचे दबा दिया था।
हफ्ता भर खबरें पढ़ने वाले एक दो लाइन रंजीत के कातिल के बारे पढ़ देते, बाद में वो भी ख़त्म हो गया। अलबत्ता इस बारे 2-3 खसूसी प्रोग्राम ज़रूर चलाए गए, जिसमें बैठे तबसरा निगारों ने पाकिस्तान के बारे खूब हर्जा सराई की। 11वें दिन मैं देराज वधावा के सामने हनुमान जी होटल के इसी कमरे में मौजूद था। सरसरी लहजे में मेरे काम की तारीफ़ करते हुए इसने मुझे थोड़ी सी रकम पकड़ाई और वापस जाने का मुस्दा सुना दिया। वापस जाने के लिए रास्ते का इंतखाब मेरी सवाबदीद पर छोड़ दिया गया था और ये इजाज़त मिलते ही मेरी आंखों के सामने रोमाना का मासूम चेहरा घूम गया। झूठे अजनबी, क्या इसी रास्ते से वापस आओगे? इसका मासूमियत भरा शौक फिक्रा मेरे कानों में गूंजा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता सकते हो, धीराज मुझसे पूछ रहा था। शुक्रिया, इसे अलविदाई मुसाफा करके मैं जाने के इरादे से खड़ा हो गया। वैसे अगर आप मज़ीद यहाँ रुकना चाहते हैं तो ममानत कोई नहीं है। मेरी मायत में इसने भी नशिस्त छोड़ दी थी। कैद में कौन रहना चाहता है महाराज? मैं मज़ाहिया अंदाज अपनाते हुए आस्ता से हंसा। वो भी मुस्कुरा दिया। वापसी का रास्ता मुझे अजबर था। क्वार्टर को ताला लगाकर मैंने चाबी धैराज की बताई हुई मखसूस जगह पर रखी और बस के अड्डे की जानिब रवाना हो गया। जलंधर जाने वाली बस मुझे बड़ी आसानी से मिल गई थी। शाम तक मैं जलंधर पहुंच गया था। रात को एक होटल में कमरा लेकर मैंने आराम किया और अगले दिन सुबह दम्बा जाने वाली वैगन में बैठ गया। रात को 8-9 बजे तक मैं ओड़ी शहर पहुंच गया था। अम्बाला में मुझे तकरीबन 20 दिन लग गए थे। फरवरी का महीना अख्ताम पजीर हो गया था। मैंने स्पोर्ट्स शूज़ ही में आगे जाने का फ़ैसला किया था क्योंकि अब बर्फ़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। बस बुलंदों वाला चोटियों पर या ऐसे कोनों खदरों में जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थोड़ी बहुत बाहर बर्फ़ नज़र आती थी। ज़्यादातर रास्ते साफ़ ही थे और फिर मुझे मुसलसल चढ़ाई भी तो चढ़ना थी। नीचे उतरते वक्त तो आदमी आसानी से उतर सकता है, चढ़ाई चढ़ने के लिए काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। अपना सफरी थैला पुश्त पर लटका कर मैं चल पड़ा। आते वक्त मुझे इस रास्ते पर सफ़र करना महसूस नहीं हुआ था, लेकिन वापसी के लिए मुसलसल चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल था। रोमाना के गांव से ओड़ी शहर तक मुझे पूरी रात लग गई थी, लेकिन अब यकीनन मैं एक रात में नहीं पहुंच सकता था। यही सोचकर मैंने कदमों की रफ्तार हल्की रखी थी। गो मेरा दिल चाह रहा था कि उड़कर रोमाना के पास चला जाऊँ। इसके लिए ख़रीदी हुई स्वेटर और कपड़ों के 2 सूट मेरे सफरी झोले में मौजूद थे। मुझे यकीन था कि अपने झूठे अजनबी के ये तोहफ़े इसे ज़रूर पसंद आने थे। सुबह होने के करीब मैं बामुश्किल इस जगह तक पहुंचा था जहां मैंने आते वक्त खाना खाया था। वो जगह दिन गुजारने के लिए बेहतरीन थी। खाने के लिए मेरे पास बिस्किट और खुश्क मेवाजात मौजूद थे। पेट भरकर मैं सोने की तलाश में चीज़ें ढूंढने लगा और इसकी कोशिश करने लगा। अपने जिस्म पर मैंने गर्म चादर लपेट ली थी, लेकिन सर्दी की वजह से मुझे नींद ना आ सकी। मजबूरन मैं घुटनों में सर देकर ऊँगने लगा। आग मैंने जानबूझकर नहीं जलाई थी कि हल्का सा खतरा मोल लेना भी मुझे गवारा नहीं था। अगर वहाँ मेरी मौजूदगी की ज़रा सी भिनक भी इंडियन आर्मी को पड़ जाती तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो जाती। वो मुझे खतरों की इतनी परवाह नहीं थी, लेकिन ऐसी सूरत में शायद मेरा रोमाना से मिलना भी एक कठिनाई में पड़ जाता जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं था। धूप चढ़ने पर मुझे नींद आ गई। मेरी हल्की सी आंख लगी थी कि आंख खुल गई। वो एक लोमड़ था। मेरे बदन में हरकत होते देखकर वो भाग खड़ा हुआ। सूरज का सफ़र जारी था। अंधेरा होते ही मैं वहाँ से चल पड़ा। इस मरतबा मेरे सफ़र का अख्ताम इसी जगह पर हुआ जहाँ मेरी रोमाना से मुलाकात हुई थी। इन झाड़ियों में अब तक वो मचान बनी हुई थी। मैंने बेधड़क टॉर्च रोशन करके मचान का जायज़ा लिया, क्योंकि इतने घने जंगल में अव्वल तो टॉर्च की रोशनी के दूर से देखे जाने का ख़तरा कम था। अगर कोई देख भी लेता तब भी गाँव करीब था और गाँव के लोगों का वहाँ आना जाना लाजमन रहता होगा। यूँ भी सुबह सादिक तलू हो चुकी थी और मैं चादर ओढ़कर मचान में बैठ गया। सूरज निकलने तक मैं सर्दी की वजह से नहीं लेट सका था और सूरज निकलने के बाद किसी को देखने की चाहत में आंखें बंद नहीं कर पाया था। वक्त था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इंतज़ार हमेशा इंसान को कोफत में मुब्तला कर देता है। मैं भी बेचैन होने के साथ साथ सख्त बोरियत में भी महसूस कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि बस जल्दी से रोमाना आ जाए, और फिर वो आ गई। मेरे कानों में हल्की सी गुनगुनाहट पड़ी। रोमाना ने चंद बकरियों के गले में छोटी छोटी घंटियाँ लटकाई हुई थी। इनके बजने की आवाज़ सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। पहली बकरी जिस पर मेरी नज़र पड़ी वो वही थी जिसका दूध निकाल कर रोमाना ने मेरे लिए चाय बनाई थी।
मैं पूरी इश्तियाक निगाहों से इसकी जानब देखता रहा। वो झाड़ियों की ओट से तुलू हुई, वही लिबास, वही उलिया, इसके दाएं बाएं घूमता। सफ़ेद मेमना पहले से थोड़ा बड़ा हो गया था, इसका रुख इसी मचान की तरफ था। मुझे खासी हैरानी हुई कि वो दाएं बाएं तवज्जो दिए बगैर यूं मचान की तरफ क्यों बढ़। झाड़ियों के हिलने पर वो ठिठक कर रुकी। इसकी आंखों में पूरी इश्तियाक हैरानी थी। जो ही मैं मचान से निकलकर सीधा खड़ा हुआ, इसने हाथ में पकड़ा डंडा फेंका और इतनी तेज़ी से मेरी जानब बढ़ी कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया। अगले लम्हे वो मुझसे लिपट चुकी थी। मेरे अजनबी, इसकी कोमल आवाज़ ने मेरे कानों में रस उंडेला। इतनी देर कर दी। इसने मेरी छाती पर सर रख दिया। मैं कोशिश के बावजूद अपनी बाहों को इसके गिर्द गहरा डालने से रोक नहीं सका था। जाने कितनी देर हमें इस हालत में गुजर गई, मेरा दिल ही नहीं सैर हो रहा था। यकीनन यही हालत इसकी थी कि वो भी अलहदा होने को तैयार नहीं थी। पहले फिक्र के बाद इसने अपने होठों से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला था। मेरी ज़ुबान भी गूंग हो गई थी। काफ़ी देर के बाद इसकी सुरीली आवाज़ ने एक बार फिर मेरे कानों में जलतरीन बजाए। मुझे यकीन था कि आप इसी रास्ते से लौटेंगे। यकीन की वजह, मैंने दायां हाथ इसकी थोड़ी के नीचे रखकर इसका चेहरा ऊपर किया। इसने पलकों की चलमन उठाकर अपने साहिराना आंखों से मुझे महसूर करने की कामयाब कोशिश करते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं रोज़ाना ख्वाब में तुम्हें लौटते देखा करती थी। मैं हंसा। अपना ख्वाब भी देखती हो? हाँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ अपने अजनबी के। इसने दोबारा अपना सर मेरी छाती पर धर दिया। शायद इसका अलहदा होने का कोई इरादा नहीं था। क्यों, तुम्हारे अजनबी में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? मैंने इसे छेड़ा। पता नहीं, वो भोलपन से बोली। अच्छा, पता है, मैं तुम्हारे लिए तोहफ़ा लेकर आया हूँ। सही कहा, अब मेरे लिए कुदरत का एक अजीम तोहफ़ा ही तो है। मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लेकर आया हूँ, मैंने इसके कान से मुँह लगाकर कहा। ये बात मैं अपना मुँह इसके कान से लगाए बगैर भी कह सकता था, लेकिन मेरे होंठों को वो हलावत तो नसीब ना होती जो इस तरह कहने में होती। सच में? इसने खुशी से भरपूर आवाज़ में पूछा। क्यों, तुम मुझे झूठा समझती हो? मेरी बात पर पूरा जंगल गुनगुना उठा था, या शायद सिर्फ वो हंसी थी और मुझे यूं ही महसूस हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया, कहने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मानी खेज हंसी के बावजूद मैं जल्दी से बोला, वैसे चूड़ियाँ दिखाकर आप मुझे गलत भी तो साबित कर सकते हैं। वो शोखी भरे अंदाज में बोली। तुम छोड़ोगी तो ऐसा कर पाऊँगा ना? इतना ही तंग हो रहे हो तो ये लो। मुझे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए वो मुंह बनाकर पीछे हटी। मुझे लगा कि मैंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है, लेकिन फिर मैंने खुद ही इतनी हिम्मत महफूज पाई कि इसे दोबारा थाम लूँ। मचान में पड़ा सफरीब थैला उठाकर मैंने रोमाना के लाए हुए तोहफे निकाल कर सामने रख दिए। कपड़ों के 2 जोड़े, स्वेटर और चूड़ियाँ, तमाम चीज़ें देखते हुए वो खुशी से खिल उठी थी। अब बताओ, झूठा हूँ या सच्चा? झूठा। इसने शौक मुस्कुराहट मेरी जानब उछाली। कहा था कि चूड़ियाँ लाया हूँ और इसके साथ साथ कपड़े और स्वेटर भी तो है ना? पसंद आए? मेरी बात का जवाब दिए बगैर वो एक कमीज़ को अपने सामने लटका कर पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ? मैं बेख्तियार बोला, तुम्हें खूबसूरत लगने के लिए किसी सजावट की ज़रूरत नहीं है। आपको कैसे पता चला कि मुझे ये दोनों रंग बहुत पसंद हैं? एक कमीज़ लपेट कर पत्थर रखते हुए इसने दूसरी कमीज़ अपने सामने फैला दी। पता नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। अच्छा, मुझे चूड़ियाँ पहनाओ ना। इसने अपनी रेशमी कलाइयाँ मेरे सामने रख दी और मैं इसे अपने हाथ में नीचे लिए बैठ गया। इसकी मुलायम और लचकदार हाथों में तमाम चूड़ियाँ आसानी से फिसल कर दाखिल हो गई थी। चूड़ियाँ पहनकर इसने अपनी दोनों कोहनियाँ घुटनों पर टेकीं और कलाइयाँ नीचे लटकाकर मुसर्रत भरी नज़रों से चूड़ियों को देखने लगी। गाहे गाहे वो अपनी शौक नज़र मुझ पर भी डाल लेती। हंसी इसके होठों से चिपकी हुई थी। अब एक बात कहूँ, इसे कुछ बोलते ना देखकर मैंने इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। कब से आपके कुछ कहने की मुंतज़िर हूँ, चाहत भरे लहजे में कहकर वो स्वेटर पहनने लगी। मुझे तुम्हारा नाम भी याद है और मैंने तुम्हारा खाना बांधने वाला कपड़ा भी संभाल कर रखा है। इसने क्या लगाया? मैं मबहूत होकर इसे देखने लगा। वो शर्माकर नीचे देखते हुए बोली, पता है, मैं रोज़ाना जंगल में आते ही सबसे पहले मचान में झांकती थी कि कहीं आप लौट ही ना आए हों। मुझे इसकी बात पर ज़रा भी शुबा ना हुआ, क्योंकि आज भी वो सीधा मचान ही की तरफ आई थी। रूमा, मैं तुमसे शादी करने के लिए लौटा हूँ। मैं ज़्यादा देर इसकी ख्वाहिश को अपने दिल में नहीं दबा सका था। वो खिसक कर करीब हुई और मेरे कंधे पर सर रख दिया। कुछ ना कहते हुए भी इसके खूबसूरत तरीके से अपनी रजामंदी मुझ तक पहुंचा दी थी और यकीनन ये तरीका अल्फाज के इस्तेमाल से ज़्यादा अच्छा लगा था।
रोमा, पता है मैं एक फ़ौजी हूँ। इंडिया में एक ऐसे दहशतगर्द को ठिकाने लगाने आया था जो पाकिस्तान में 2 दफ़ा बम धमाके करवा कर दर्जनों बेकसूर और मासूम लोगों की मौत की वजह बना था। और याद रखना, मेरी आने वाली ज़िंदगी में भी ऐसे कई मिशन आएंगे। क्या तुम्हें ऐसा आदमी कबूल है जिसकी जान हमेशा ख़तरे में रहती है? इसने मेरा हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगाते हुए कहा, मैं पहले से जानती हूँ कि आप क्या हैं। मैंने अपने दोनों हाथों के दरमियान इसका मुलायम हाथ थामा। यूं लग रहा था कि मैंने गुलाब की बहुत सारी पत्तियां हाथ में